So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. We are going to start a very important and complicated unit which is international relations. जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ में हमेशा हमें बोला जाता है या कोई स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर पॉलिटिकल थ्योरी डब्ल्यूपीटी और आईआर और फॉरेन पॉलिसी को बोला जाता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिसमें से एक आईआर भी है। और आईआर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा हमको डिफिकल्ट लगते हैं थोड़े बहुत और फंसा देते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को सबसे बेस्ट तरीका क्या है करने का, एक तो आपको खुद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको पीवाईक्यू की मदद से पता चल जाएंगे। प्लस 2017 से लेकर 2025 तक के जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 80 to 85% आईआर कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो बचा 20% वो आपका करंट अफेयर्स से आता है। पर वो उसमें कुछ नए क्वेश्चन हर साल आते ही हैं ऑब्वियसली। सो उसको हम भी टैकल करने का देखेंगे कि क्या पीवाईक्यू की मदद से एक ऐसा पैटर्न ड्रॉ हो सकता है क्या कि हम आगे जो आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो कुछ हम पता लगा सके पीवाईक्यू के बेसिस पे कि हाँ भाई इससे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बन रहे हैं तो अगली बार किस चीज से बन सकते हैं। तो वो तभी पता चलेगा जब हम सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करेंगे पुराने से लेकर अभी तक। वैसे बोला जाता है कि पिछले 3 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नए वाले वो फोकस करना चाहिए, उसके बेसिस पे हमें पैटर्न पता चलता है। लेकिन आपको पता है कि हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें सारे क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करें उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। कोई बुराई तो नहीं है उसमें, 3 साल से पहले के भी कर ले तो, राइट। तो हम इसलिए मैंने स्टार्ट किया 2017 से। प्लस एक अच्छी बात ये कि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे जो फैक्ट्स वाले होंगे बुक्स होंगे वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स से याद करा दूंगी, स्टोरीज से याद करा दूंगी, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। प्लस अगर आपको बेस कवर करना है, कुछ आइडियोलॉजीज है जैसे रियलिज्म न्यू रियलिज्म, ये क्या होता है, इसके लिए हमने एक बुक कवर करी थी ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जब आप मेरी प्लेलिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे मतलब तो बुक्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक मैंने कराई है, उसके जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको कवर करा दिए थे, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और वहां से भी आपको काफी सारी जो चीजें आईआर की या जो यूनिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट प्लस ये वाला पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन। सो हम स्टार्ट करते हैं 2018 दिसंबर के पेपर से। तो मैम आपने तो लिखा है 2017, तो 2017 का मैं ऑलरेडी पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वो हमने यूनिट वाइज नहीं किए थे पर हमने वो पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं पीडीएफ करा था पीवाईक्यू का। तो 2017 के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके हैं, यूनिट वाइज नहीं थे पर हम सारे क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में कर लिए थे, सारे यूनिट के एक साथ कर लिए थे। तो उसके लिए आपको वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट का नाम भी यही है पीवाईक्यू एनालिसिस। उसमें आपको अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, डब्ल्यूपीटी हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया और अब आईआर भी स्टार्ट हो गया है। सो ये आपके सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन 2018 के दिसंबर के क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकमिंग एक्नॉलेज्ड न्यूक्लियर पावर्स। तो यानी कि आपको सिंपल सा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं स्पेशली, उनका एक हमेशा क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन में कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चन लाओ। तो मेरे पास अभी वो फॉर्मेट नहीं है कि मैं हिंदी में टाइप करके ला सकूं। ठीक है, तो मेरे पास इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल थे तो मैंने टाइप कर दिए आपके लिए टाइप। तो आपके लिए मैं इतना कर सकती हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं ट्रांसलेट कर सकूँ हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड्स को, वो आपको समझ आ सके। और फिर अगले बार क्या होगा, जैसे अभी वाले में तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन हाँ हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तक जब आपका हो, तो ये वाला जून वाला अटेम्प्ट छोड़ के दिसंबर वाले अटेम्प्ट तक, तो हम अगली बार जैसे इस बार इंग्लिश के कर रहे हैं पीवाईक्यूज, उस अगली बार हम हिंदी वाले पीवाईक्यूज कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम नहीं है उतना सब कंटेंट बनाने का, सो वी विल स्किप फॉर नाउ, बट वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सके इसी सेशन में बाय ट्रांसलेशन। सो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर बनी, फिर कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर बनी, उसके बाद और उसके बाद। तो सबसे पुरानी जो कंट्री जो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बनी वो कौन सी होनी चाहिए। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना आंसर सोच सकते हो। आंसर सोचने के बाद यू कैन रिज्यूम द वीडियो। और ये जो प्रैक्टिस है आपको पूरे जितनी देर आप वीडियो देख रहे हो आपको हर क्वेश्चन के लिए करनी है कि पहले आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सोचना है, देन वीडियो को रिज्यूम करना है और उसके बाद मेरा आंसर सुनना है। इससे क्या होगा, आपको खुद को भी याद रहेगा कि हाँ मेरी तैयारी कहाँ तक पहुंची, क्या मुझे क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बताऊंगी भी और हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सारे क्वेश्चन का, सिर्फ आंसर नहीं एक्सप्लेनेशन, चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज, जैसे कि अब अभी तक हम करते आ रहे थे।
So the correct answer for this question is option number D. सबसे पहले अमेरिका, देन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। ये आपको ऐसे याद रखना है, एएस, बीएफ और सी। ठीक है, तो बीएफ किसका था? चाइना का बीएफ था। बीएफ आपको पता है, आप अपनी नॉर्मल स्लैंग्स में बोलते हैं बॉयफ्रेंड वाला बीएफ, तो बीएफ किसका है? चाइना का बीएफ है। और फिर ऐसे करके आपको एज बीएफ सी, ठीक है, तो एज जो आप इंग्लिश में यूज करते हो वैसा करके आप कुछ इसको याद कर सकते हो, इसकी क्रोनोलॉजी। इसका ईयर भी देख लेते हैं, तो अमेरिका 1945 में न्यूक्लियर पावर बना, सोवियत यूनियन 1949 में बना, तो सबसे उसके बाद आपका ब्रिटेन आता है 1952 में, देन फ्रांस 1960 में, देन चाइना 1964 में। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है और ये आपके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स अगर याद ना भी रहे, बस सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले देखो अमेरिका हेजेमनी था ना, सबसे पावरफुल अमेरिका है, अमेरिका के बाद नेक्स्ट पावरफुल कौन है? यूएसएसआर। तो सबसे पहले अमेरिका बना था, फिर यूएसएसआर का सोवियत यूनियन, देन ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। अब ये वाले जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे जो क्वेश्चन है चैप्टर के, यूएन के चैप्टर के बेसिस पे जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सारे चैप्टर ट्रिक के साथ ऑलरेडी याद कराया और बहुत अच्छी ट्रिक से याद कराए थे। अगर आप आईआर की प्लेलिस्ट देखोगे, चलो मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको ये लिंक मैं डाल दूं, और वहां पे आपको सारे चैप्टर्स, अभी तक के जितने भी चैप्टर्स है यूएन से क्वेश्चन आए हैं, वो हमने एक ही वीडियो में कर लिए थे, वो भी ट्रिक्स के साथ, तो वो वहां से उसको कवर कर लेना। तो आपको बताना है ये जो चैप्टर है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर है, ठीक है। हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन अभी आपका 2023 तक में भी आया था, या फिर 24 में भी आया था आई गेस, ठीक है। तो ये वाले रिपीट होते हैं काफी। तो चैप्टर नंबर है आपका 6, ठीक है। मैंने आपको याद किया था कि हमने छक्का मारा था, मतलब जैसे क्रिकेट में छक्का मारते हैं और हमारे पीसफुल सेटलमेंट हो गया था, ऐसा करके मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और ये चैप्टर ये कहता है कि जो दो पार्टीज है, यानी कि तो कौन सी दो पार्टीज? कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, जो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ठीक है, या जो क्लैश कर रही हैं, उनको अगर एक सोल्यूशन पे पहुंचना है, कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए आपको एक पीसफुल जरिया, शांति प्रिय जरिया अपनाना चाहिए, चॉइस लेनी चाहिए, एंड दैट द काउंसिल शुड गिव एवरी अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज टू डू सो। और काउंसिल जो है, ठीक है, उसके पास कौन सी काउंसिल? यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, वो क्या करेगी? वो आपको पूरी की पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगी कि उस जो कन्फ्लिक्ट है आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। Now next question, assertion and reasoning. The Cold War and the decolonization process had discouraged more active involvement by UN within the state. तो जब से कोल्ड वॉर हुआ और उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है कि अगर आप कभी एक कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लो, जैसे फिर हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उसको हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, कि हमने उनके खिलाफ विद्रोह किया, उनके लिए लड़ाई करी, उनके खिलाफ लड़ाई करी, और फिर डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस होता है कि हाँ कॉलोनी थे और हम धीरे धीरे अब कॉलोनी से बाहर निकल के हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हम इंडिपेंडेंस मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनाइजेशन या पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। तो डीकोलोनाइजेशन जो प्रोसेस था वो डिस्करेज हुआ, हैड डिस्करेज्ड मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय यूएन विद इन द स्टेट। सो इस असर्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध, आप सबको पता है किसके बीच में था? यूएस और यूएसएसआर के बीच में। और उसी टाइम पे जो बाकी एक तरफ कोल्ड वॉर चल रहा था और बाकी जगहों पे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में डीकोलोनाइजेशन शुरू हो चुका था। तो उस टाइम पे जो कंट्रियां धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही थी, तो वो यूएन का जो इन्वॉल्वमेंट था ना, कि वो यूएन से पूछेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो इन्वॉल्वमेंट था यूएन का, जो हर बात में अपना घुसता था यूएन, वो धीरे धीरे कम होने लगा। डिस्करेज का मतलब यहाँ पे कम होने लगा या खत्म होने लगा। अब क्यों खत्म होने लगा? क्यों लोग नहीं चाहते थे? लोग यानी कि जो स्टेट है जो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है, जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि यूएन हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी करे? क्योंकि स्टेट के लिए नेशनल इंटरेस्ट उसका प्राइम इंटरेस्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी इंटरेस्ट क्या होता है किसी भी राज्य, यहाँ पे राज्य के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी कंट्री की बात हो रही है, स्टेट यहाँ पे नेशन स्टेट वाला है। तो स्टेट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेंगे एज अ प्राइम इंटरेस्ट मतलब सर्वोपरि किसको रख रहे हैं? वो नेशनल इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे अगर हम बिकॉज लगाएं, ठीक है, और इसको दोनों सेंटेंस को हम एक साथ पढ़ें,
तो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड ए इज द राइट आंसर। अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो देखो यूएन चार्टर में खुद मेंशन है कि हमारे लिए जो इवन यूएन चार्टर जो है जिसमें हमने अब अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी स्टेट सॉवरेनिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक संप्रभुता जो स्टेट के पास फ्रीडम है अपना डिसीजन मेकिंग करने की, वो यूएन चार्टर में भी दी गई है। इसलिए किसी भी नेशन के लिए सबसे सर्वोपरि उसके लिए क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर और डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हुआ तो जो यूएन था अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसने खुद ही कम कर लिया, ठीक है। एक तो खुद से भी बैक ऑफ हो गया, और स्टेट भी नहीं, और कोई स्टेट भी नहीं चाहता था कि वो दखल अंदाजी करे, तो ना स्टेट चाहता है और ना यूएन चाहता था कि वो अब दखल अंदाजी करे, ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि स्टेट वो अपने हर स्टेट को जो है वो स्टेट सॉवरेनिटी देना चाहता था। अब ये सार्क आपको पता है सबको, ठीक है, तो सार्क से रिलेटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, उससे रिलेटेड इससे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहले तो थोड़ा सा सार्क के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आपको इसकी सबको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन, ऐसे क्या है हमारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये है। और सार्क कब बना था आपको सबको पता होना चाहिए, कब बना था, 1985 में बना था, ठीक है। कहाँ पे इसको, इसका जो सार्क का जो चार्टर है, ठीक है, अगर हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन 1985 में बनी, तो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ सबमिट हुई होगी, तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी हमारी ढाका बांग्लादेश में, सॉरी ढाका बांग्लादेश, यहाँ पे सार्क का चार्टर साइन हुआ था, तो ये आपको बात याद रखनी है। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो पता है आपको, काठमांडू नेपाल में है। फिर अगर हम इसके सेक्रेटरीट की बात करें, तो ये सेक्रेटरीट मतलब इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट अगर हम बोले, तो ये कब बना था, ये 1987 में काठमांडू नेपाल को सार्क का सेक्रेटरीट या फिर जिसको आप बोल सकते हो हेडक्वार्टर लॉन्च किया गया था 1987 में काठमांडू नेपाल को, काठमांडू को इसका हेडक्वार्टर घोषित किया गया था बेसिकली। और इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं, तो आपको पता होगा कि पहले इसमें 7 मेंबर स्टेट्स थे, अब कितने हो गए हैं, 8। लेटेस्ट वाला कौन है, अफगानिस्तान। कब ज्वाइन किया था अफगानिस्तान ने, 2007 में, ठीक है। तो 7 कौन कौन से थे, अगर हम एक बारी बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, देन इंडिया, देन मालदीव्स, देन नेपाल, और इंडिया है तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारा पाकिस्तान भी आएगा, तो इंडिया पाकिस्तान, बीबी यानी कि भूटान बांग्लादेश, और आईपी यानी कि हमारे इंडिया पाकिस्तान। फिर इसके बाद आपका मालदीव्स तो है ही, और उसके अलावा एक और बचा श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपके 7 ये हो गए, और 8वां अफगानिस्तान 2007 में ये आया, ठीक है। और एक और पॉइंट, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम क्या है कि हमें साउथ एशिया में पीस कॉपरेशन प्रमोट करना है, सोशल एम्पावरमेंट लाना है, प्रोस्पेरिटी लानी है, वही सारी बातें, लेकिन कहाँ लानी है, साउथ एशिया में लेकर आनी है, ठीक है। तो अब इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन पे। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, तो ऑस्ट्रेलिया क्या ऑब्जर्वर कंट्री है, सार्क के ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं, जो सार्क का पार्ट नहीं है पर वो एक्सटर्नल कंट्रीज है, ठीक है, जो कि साउथ एशिया का पार्ट नहीं है बेसिकली, तो लेकिन फिर भी वो सार्क का पार्ट है, लेकिन वो एक्सटर्नल कंट्रीज मानी जाती है सार्क की, ठीक है, क्योंकि सार्क में तो सारी साउथ एशियन कंट्रीज आती है जो मैंने आपको 8 बताई, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंट्रीज जो बाहर से सपोर्ट कर रही हैं या उनको कॉपरेट कर रही हैं, वो उनके ऑब्जर्वर कंट्रीज होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ऑब्वियसली, अमेरिका यानी कि हमारा यूएसए भी सार्क का ऑब्जर्वर मेंबर है। टोटल कितने हैं ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, 9, ठीक है, 8 मेंबर्स है, 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, ये फैक्ट्स है, करंट अफेयर ये याद रखना। जापान भी है, राइट। रशिया है क्या, रशिया नहीं है, तो इसका ये हो गया गलत। तो इसमें एक ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, इसलिए पूरा का पूरा ए ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि रशिया इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री। इसके अलावा कौन सी है फिर, चाइना है आपका, यूरोपियन यूनियन है, देन ईरान है, ठीक है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मैंने बता ही दिया, देन कोरिया है आपका, मॉरिशियस है, मॉरिशियस के अलावा म्यांमार है, ठीक है। तो ये सारी आपकी 9 कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9, ठीक है। और फिर ये सेकंड बी ऑप्शन की बात करें, तो ये कलेक्टिव डिफेंस प्रमोट करता है अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देन इंडिया जो है इंडिया बिकम्स इंडियन, सॉरी इंडिया नहीं, इंडियन लिखा है, एक ऐसा इंडियन, एक भारतीय था जो सेक्रेटरी जनरल था सार्क का, 2 बार बना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और जो सार्क का जो सेकंड समिट हुआ था, ठीक है, वो कब कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ था,
अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक्सप्लेनेशन में अगर देखें तो फ्रॉम द 1985, क्योंकि 85 में सार्क बना, 85 से लेकर अभी तक 13 सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं सार्क के। कितने रहे हैं, 13, जिसमें से 2 इंडियन है। ठीक है, 2 इंडियंस कौन कौन से, कांत किशोर भार्गवा और दूसरा शील कांत शर्मा। दोनों के नाम में ही कांत आ रहा है, बस आपको इतना याद रखिए, दोनों के नाम में कांत आ रहा है, कांत शर्मा और कांत किशोर भार्गव। ये आर द ओनली इंडियंस हु हैज बीन एट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो सार्क के सेक्रेटरी जनरल जो बने, ये दो इकलौते 2 इंडियंस ही बने थे। और जो सेकंड समिट हुई थी सार्क की, वो 16-17 नवंबर को हुई थी बेंगलोर में 1986 में। तो 85 में पहली समिट हुई और 86 में जब दूसरी समिट हुई, ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर, तो 86 में हुई। अब आपको बताना है कि इनमें से किसने वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग बोला था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और ये बुक का भी नाम है, किसकी बुक है भाई, ये निकोलस ऑनफ की बुक है, अगर आपको याद होगा, अगर जिसने पीएलए पीवाई के सॉल्व करे हैं। और निकोलस ऑनफ कौन थे, मेकिंग करने का अगर सिनोनियम देखो, सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। मेक करना क्या होता है, मेक करना मतलब कंस्ट्रक्ट करना भी होता है, सिनोनियम है दोनों। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिविस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमें पता है कंस्ट्रक्टिविज्म हमने पढ़ लिया, लेकिन जैसे मैंने बोला, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, एनालिसिस भी करूंगी। ऐसा नहीं कि बस कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग और मैंने छोड़ दिया, नहीं। इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे आइडियोलॉजी है या कैसी थ्योरी है साइकोलॉजी की, जिसमें ये थ्योरी ये कहती है कि लोग अपनी नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उस नॉलेज को क्रिएट करते हैं, और कैसे उस नॉलेज से सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। ये एक कौन सी थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है साइकोलॉजी में। इट इज देयरफॉर हैज बीन डायरेक्ट एप्लीकेशन टू एजुकेशन। इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म जब आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, तो उसमें आपको इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, जीन पियाजे वगैरह की। द थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमंस कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो ये थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी ये कहती है कि जो ह्यूमंस है यानी कि हम, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने जो उनके जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, हिंदी मीडियम वालों को भी साथ साथ बता रही है, जो अनुभव है उनसे वो मीनिंग ड्रॉ करते हैं। कुछ भी हमें सीखना है तो अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा काम आएगा ना, इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म आर्ग्यू दैट द सोशल वर्ल्ड इज ऑफ आवर मेकिंग, जो कि ऑनफ ने बोला था 1989 में। मैंने आपको इनका पूरा नाम भी बता दिया था। तो ये क्या है, सोशल वर्ल्ड जो है हमारा, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो हमारा ही बनाया हुआ है। हमने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख के, नॉलेज मिल पा के हमने अपना सोशल वर्ल्ड क्रिएट किया है। और जो एक्टर्स हैं, कौन से एक्टर, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये वाले एक्टर नहीं, स्टेट एक्टर्स। ठीक है, हम बेसिकली जो लोग, ठीक है, जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंटिन्यूअसली शेप एंड समटाइम्स रीशेप द वेरी नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरैक्शंस। एक्टर्स कौन होते हैं, जो अपनी एक्टिविटी करते हैं, जो समाज में कुछ योगदान देते हैं, स्टेट एक्टर्स जैसे हो गए, नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, हम हो गए। तो हम अपने इंटरैक्शंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज करते हैं, शेप करते हैं, रीशेप करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। फॉर हिंट मैं दे दूं तो इसमें से कोई 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सही हैं। अब आप 2 स्टेटमेंट सोच लो कि कौन सी सही होंगी। कोर्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहे आपके सामने कोर्स, CDB, ABC, ABCD और BD। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। ठीक है, तो 2 जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी, क्योंकि 2 तो एक ही ऑप्शन में है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम योर वीडियो व्हेन यू विल आर एबल टू गेट द आंसर। तो यू कैन सी दीज 4 ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है क्या है, India's Link West policy is an attempt to reconnect to the Western world। क्या जो इंडिया का लिंक वेस्ट पॉलिसी है, वो वेस्ट पॉलिसी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए है, तो गलत। देन प्रोजेक्ट मौसम जो है वो इंडिया का इनिशिएटिव है मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए इन द इंडियन ओशियन रीजन, तो प्रोजेक्ट मौसम ये ऐसा तो है नहीं। देन ऑपरेशन राहत जो है हमारा, ऑपरेशन राहत जो है आपका, एक सेकेंड,
वो आपका अगर पता हो, ऑपरेशन राहत आपका 2015 में येमेन क्राइसिस के दौरान चलाया गया था, येमेन में चलाया गया था, येमेन क्राइसिस के दौरान। तो लिबिया में नहीं था वो, येमेन में था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका सही है, मैंने गलती से गलत बोल दिया था। प्रोजेक्ट मौसम ऑब्वियसली मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए ही था, इंडियन ओशन रीजन में। मैंने सोचा इंडियन पैसिफिक कुछ लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है। देन इंडिया हैज बिकम मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया क्या एससीओ का मेंबर है? तो ये भी आपका सही। तो ये परमानेंट मेंबर कब बना था एससीओ का? इंडिया ने ज्वाइन किया एससीओ को 2017 में। आपको पता होगा अस्ताना समिट बहुत बारी पूछी जाती है, तो अस्ताना समिट में इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया था 2017 में। अस्ताना कहाँ है आपको पता ही होगा, कजाकिस्तान में है, ठीक है, कजाकिस्तान। ऑल्दो इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों हैं वो अपना जो प्रोसेस थे परमानेंट मेंबर एससीओ को ज्वाइन करने का, इनिशिएटिव, उनका विलिंगनेस, वो 2016 में ही शुरू हो चुका था। जब ताशकंद समिट हुई थी, तो ताशकंद में एक समिट हुई थी उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने साइन तो कर दिया था 2016 में कि हम एससीओ के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन 2017 में इंडिया अस्ताना समिट के तहत इसका परमानेंट मेंबर बना एससीओ का। और इसी समिट में पाकिस्तान ने भी इसका ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान ने साइन भी साथ में किया था, और फिर 2017 में अस्ताना समिट में इन्होंने ये इसके मेंबर भी बने थे, फुल मेंबर, परमानेंट मेंबर। इसके अलावा एससीओ की कुछ और बातें करें जो आपको अभी आगे क्वेश्चंस में और भी आएगा, लेकिन एक बार हम यही देख लेते हैं। तो एससीओ का अगर हम बात करें कब बना, 2001 में बना। और इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती थी भाई? तो और अच्छा, इसको बनाया किसने था वो भी सुन लो। तो चाइना एंड रशिया, ये दो लोग थे जिन्होंने 2001 में एससीओ की शुरुआत करी थी। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, शंघाई 5। तो शंघाई 5 थी इससे पहले, ठीक है, उसको रिप्लेस किया एससीओ ने 2001 में, ठीक है। तो शंघाई 5 कब बनी थी? शंघाई 5 1996 में बनी थी। तो दैट्स अ होल स्टोरी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि शंघाई 5 थी 1996 में, 2001 में एससीओ बना था बाय रशिया एंड चाइना। तो शंघाई 5 की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो आपकी स्थान वाली कंट्री है, लास्ट में जिनके स्थान आता है, वो शंघाई 5 की पार्ट थी। कौन कौन सी थी भाई? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना और रशिया तो थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाद में फिर एससीओ भी बनाया था। तो चाइना, रशिया थी, और फिर केकेटी, ठीक है, केकेटी आप याद कर लो, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। फिर अभी अगर हम बात करें तो इसमें 9 मेंबर्स हैं, और इसमें फिर इंडिया पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था, ईरान भी आ गया था, तो ऐसे करके 9 मेंबर्स हो गए थे। ये तो 8 हुए, और यहाँ एक और बचा उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये भी स्थान वाला ही आ गया उज्बेकिस्तान। तो टीयू के टीयू वाले जो हो गए के टू, है ना। तो ये स्थान वाली कंट्रीज है सारी, ये 4 तो है, और ये 5 यू बाद में आया है, बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है। और ईरान, इंडिया और पाकिस्तान 9 कंट्रीज हो गई, ठीक है। ऑपरेशन राहत येमन क्राइसिस 2015 में, प्रोजेक्ट मौसम मैंने आपको बता दिया। और इंडिया लिंक वेस्ट पॉलिसी, सो बेसिकली ये जो लिंक वेस्ट पॉलिसी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नहीं थी, वो वेस्टर्न नेबर्स के लिए थी। ऐसा नहीं कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न नेबर्स, इंडिया के वेस्टर्न नेबर्स, स्पेशली जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज है उसके लिए ये लिंक वेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। और इस पॉलिसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट किया गया था। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, उसी को कॉम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं ईस्ट एशिया को भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ए और सी तो हमारे गलत है, तो अगर कौन सी दो बची? बी एंड डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रोजेक्ट मौसम एक ट्रांसनेशनल प्रोग्राम है जो इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था एंशिएंट मैरीटाइम रूट्स को रिस्टोर करने के लिए। एंड ये और इसके लिए स्ट्रेंथन टाइज विद द इंडियन वेस्टर्न नेबर्स। और अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन जो ए ऑप्शन है, उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेस्टर्न नेबर्स थे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को करने के लिए मोदी जी ने ये शुरू किया था, पर्शियन गल्फ कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग। सिक्योरिटी इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी इज अ मल्टीडायमेंशनल इन इट्स रियलाइजेशन। तो कंटेस्टेड कंसेप्ट क्या होता है? सिक्योरिटी आपको पता है, सुरक्षा सबको, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को सिक्योरिटी का मतलब तो पता ही होगा। तो कंटेस्टेड कंसेप्ट मतलब ऐसे कंसेप्ट जिसके ना बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होते हैं, जिसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता। तो वो ही बात आपके रीजन में लिखी हुई है कि सिक्योरिटी एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। क्यों? रीजन भी लिखा है क्योंकि सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल है। अगर हम उसको रियलाइजेशन यानी कि जब हम उसको प्रैक्टिकली बात करें, ठीक है, थियोरिटिकली जब सिक्योरिटी को हम प्रैक्टिकल सेंस में देखें, रियलाइज करें, तो वो मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए वो कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियो लिबरल्स जो थे, नियो लिबरल्स आपको पता है जैसे रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्राइडमैन। नियो लिबरल्स किसकी बात करते थे? अगर आपको देखो पॉलिटिकल थ्योरी आपको आज समझ आना चाहिए आईआर को भी समझने के लिए, बहुत हद तक पॉलिटिकल थ्योरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईआर ऑल्सो। सो रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रेडमैन जैसे जो थिंकर्स हैं, या एफ ए हाइक वगैरह, ठीक है, तो ये क्या करते थे, बोलते थे कि हमें स्टेट जो है, इन स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी अलोन, और हम अपना काम क्या करेंगे, खुद से करेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट की ये बात नहीं करते थे, मार्केट की बात करते थे बेसिकली, ठीक है, प्रॉफिटेबल कैपिटलिज्म ये सब। तो जो नियो लिबरल्स है, अगर हम उसको लॉकियन यूनिवर्स से देखें, लॉकियन यानी कि जॉन लॉक वाला, जॉन लॉक कौन से थिंक करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के। और क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म क्या है, ऑलमोस्ट दोनों का सेम फीचर है कि वो स्टेट के खिलाफ है, कि स्टेट के इंटरफेरेंस के खिलाफ है। स्टेट होना चाहिए, स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, बट स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, वो वेलफेयर के लिए काम ना करे, वो हमारे काम में दखल अंदाजी ना करे, ये दोनों ही मानते थे। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नियो लिबरल्स है, अगर हम उसको लॉकियन यूनिवर्स से देखें, तो वो एक ऐसा इंटरनेशनल रिजीम बनाना चाहते थे जो कि ऑप्टिमाइज करे, क्या चीज ऑप्टिमाइज करे, कि एक ऐसा इंटरनेशनल एरिना हो, ऐसा इंटरनेशनल एरिया हो जहाँ पे ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इफेक्टिव बनाना, ठीक है, पॉजिटिव करना, उसको उसके पोटेंशियल तक लेकर जाना। तो क्या ऑप्टिमाइज करना है, रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। नेचर यहाँ पे कौन सा नेचर, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं या जो भी चीजें हैं, तो क्योंकि ये कैपिटलिस्ट थॉट रखते थे, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मानते थे, तो ये कहते थे हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, यूज करेंगे, पर रैशनली। रैशनली यहाँ पे मतलब है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़े और हमारे जो को है स्टेट को या बाकी जो लोगों को नुकसान भी ना हो। So here is the explanation कि neoliberals like Robert Nozick from the Lockean universe want to create an international regime that optimizes the concept of rational exploitation of nature. Next question, democratic peace theory जो है वो किससे रिलेट करते हैं हम ज़्यादातर, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब बहुत लोग सोचेंगे जो कांट ने परपेचुअल पीस का वो दिया था, फेमस कॉन्सेप्ट परपेचुअल पीस, तो ये पीस सुन के आपको लगेगा कि मैनुअल कांत तो पक्का होंगे और ए पे टिक करके आ जाओगे, बट ये आंसर है आपका गलत। इसका करेक्ट आंसर है माइकल डॉल एंड ब्रूस रूसेट। माइकल डॉल एंड ब्रूस रूसेट, ये दो थिंकर्स हैं, वो आपकी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से रिलेटेड उन्होंने काम किया था अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है कि जो कंट्रीज विद लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर, ठीक है, जो जो कंट्रीज है जो लिबरल प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो लिबरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, लिबरल प्रिंसिपल जैसे जस्टिस, टॉलरेंस, ये फ्रीडम, ठीक है, ये सारी चीजों को जो फॉलो करती हैं, वो जो है वॉर पे कम जाती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो वॉर नहीं करती, बेसिकली कम जाती है या वॉर नहीं करती, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज लिबरल प्रिंसिपल्स को अपनाती है। तो ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये आर्ग्यूमेंट, मेन आर्ग्यूमेंट ये देती है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में आपको माइकल डॉल और ब्रूस रूसेट को याद रखना है। माइकल डॉल की फेमस बुक्स की बात करें तो वेज ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है, इसके अलावा एम्पायर्स, ये सारी इनकी फेमस बुक है डॉल की, ठीक है। ऑल्सो सिमिलरली डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के जो थिंकर हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा भी हैं, उनका भी आप याद रखना, उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती। कौन सी डेमोक्रेसी, मैच्योर डेमोक्रेसीज। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 मेन क्राइटेरिया सेट आउट बाय 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। तो 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, जिसमें राज्य के स्टेट के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई थी। तो इसमें से 4 मेन क्राइटेरिया थे, उसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, आंसर आपको दिख ही चुका है। तो सी ऑप्शन छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में 1933 में बताए गए थे कि 4 मेन क्राइटेरिया क्या होते हैं किसी भी स्टेट के, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज के। तो पहला, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, तो एक स्टेट के पास ये राइट है, ये अधिकार है और उसकी ड्यूटी भी बनती है कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए,
ठीक है, एक हर स्टेट की एक अपनी खुद की एक टेरिटरी होती है, डिफाइंड टेरिटरी होती है, ठीक है, और एक उनकी स्टेट की एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट के पास वॉर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि वॉर ना लड़े तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो हो गया आपका गलत, ये नेगेटिव पॉइंट भी है वैसे भी। तो ये 3 क्राइटेरियाज थे, और जो चौथा क्राइटेरिया था वो था आपका गवर्नमेंट। 3 मैंने बता दी, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, कैपेसिटी हो आप में, क्षमता हो कि आप दूसरे स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सके, और आपकी सरकार हो, गवर्नमेंट हो। तो ये 4 स्टेट्स के क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपकी ट्रीटी है, एक तरफ आपका पर्पस ऑफ एग्रीमेंट है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर कि जेनेवा ट्रीटी किस पर्पस के लिए की गई थी, स्टार्ट 2 किसके लिए थी, INF किसके लिए थी, और स्टार्ट 1 किसके लिए थी। जैसे आपको पता है कि जेनेवा ने केमिकल वेपन्स का जो यूज था बैन कर दिया था, तो वैसे ही बाकी आपको 3 का भी सोचना है। ठीक है, तो सीधा हम अपने आंसर पे चलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज हियर आंसर नंबर डी, जैसे कि जेनेवा जो है इसमें आपका केमिकल वेपन्स का यूज बैन कर दिया गया था। स्टार्ट 2 में आपका मल्टीपल प्रोटोकॉल्स बैन की गई थी, मल्टीपल प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट रेटरी व्हीकल्स, इंडिपेंडेंट रेटरी व्हीकल्स से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स थी वो इसमें ये बैन की गई थी। इंडिपेंडेंट रेंटरी व्हीकल्स को बैन किया गया था, बेसिकली जो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, जो किसी स्टेट का उसने वो नहीं ले रखा था, मतलब किसी स्टेट ने उसका वो नहीं लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी बेसिकली। जिनेवा केमिकल वेपन से याद रखो, स्टार्ट वन था रिड्यूस स्ट्रेटेजिक आर्म, जिसका फुल फॉर्म भी ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी है ना, ST से स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी 2। तो ये जो थी दोनों ही ट्रीटियां स्ट्रेटेजिक आर्म्स के लिए, तो स्टार्ट 1 रिड्यूसेस स्ट्रेटेजिक आर्म्स। देन INF थी उसमें लैंड बेस्ड मिसाइल्स जो थी, लैंड बेस्ड मिसाइल्स की 2 कैटेगरीज थी, उसको बैन किया गया था। सो INF का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रेंज की जो थी, यानी कि 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज की जो लैंड मिसाइल्स थी, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपका क्रूज मिसाइल्स, ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स जो थी, और विद देयर लॉन्चर्स, उनके साथ लॉन्चर्स भी, इन सबको भी बैन किया गया था। और ये भी पता है आपको USA एंड रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो ये सारी ट्रीटीज आपको एक जगह लिख लेनी है, सिर्फ ये 4 नहीं, बाकी जितनी भी हैं, और ट्रीटीज को अच्छे से याद कर लेना है, उनका पर्पस और क्रोनोलॉजी में याद करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, और किसके बीच में हुई वो भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट, सबसे पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में हम स्टेटस क्वो को डिफेंड करते हैं। येस, इट इज राइट कि कलेक्टिव जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम स्टेटस क्वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं, हम चेंजेस नहीं लाना चाहते, जो जैसा है वैसे ही रखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ऑपरेट की जाती है। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम नाटो का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नाटो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता था, ये किसी एक पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। व्हाट्सएप एक्ट था रशिया का, तो वो था, फिर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सही है। देन द गल्फ क्राइसिस जो हुए थे 1991 में, ठीक है, ये डेट सही है। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो दैट्स ऑल्सो राइट, ठीक है। एंड देन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर जो पॉलिसी है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस। यूजुअल क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप BOP और कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चल सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होता, यहाँ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और डी गलत है, इसलिए इनकरेक्ट पूछा था, तो डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। यूजुअल नहीं होगा, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मॉर्गनथॉ का, हैंस जे मॉर्गनथॉ, जिन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म भी दिए थे और कुछ आइडियोलॉजीज को क्लासिफाई किया था। इनमें से कौन से आइडियोलॉजीज मॉर्गनथॉ ने नहीं बताई थी वो पूछा है। तो आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्वो उन्होंने दी थी कि हाँ स्टेटस क्वो होता है। देन आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म समझाया था। एम्बिगियस आइडियोलॉजी समझाई थी। एम्बिगियस होता है मतलब कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग यानी कि इंपीरियलिज्म आपको पता ही होगा, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि आप क्लियर नहीं हो कि IR में जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो कौन सी है, ठीक है, तो वो IR की आइडियोलॉजी कोई क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। देन आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी, ऐसा कोई आइडियोलॉजी उन्होंने नहीं दिया था। आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी क्या होता है, हेजेमनी कब होती है, जब 2 क्लासेस होती है, हैव्स और हैव नॉट्स की, एक डोमिनेटेड होते हैं और एक कौन से होते हैं, एक्सप्लॉइटेड, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो जो डोमिनेटेड क्लास है और एक्सप्लॉइटेड क्लास है, वो आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी कब बनता है, जब ये इनके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जिनके साथ
प्रताड़ना हो रही है, जो विक्टिम्स है वो इस प्रोसेस को बहुत नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि हाँ ये तो हमारे डेली जीवन का पार्ट है, डोमिनेट होना कोई हमारे लिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये तो ऐसा ही होता है। जैसे मेल और फीमेल का बोलते हैं ना कि ये तो फीमेल है तो वो दब के ही रहेगी, ये तो ऐसा है ही, फैक्ट्स है। तो बेसिकली इसको फैक्ट बना दिया जाता है जब उसको बहुत इंटरनलाइज कर दिया जाता है कि हाँ ये नॉर्मल प्रोसेस है डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसे हम आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी बोलते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं वो अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आओ भाई हमें एक्सप्लॉयट कर लो, ठीक है। तो वो वाला बात। अब बताना है कि 5 ग्लोबल कॉमन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन से नहीं है वो बताना है। हाई सीज है, क्लाइमेट सिस्टम है, डीप ओशन फ्लोर है या आर्टिक रीजन। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है 5 ग्लोबल कॉमन्स का। तो आर्टिक रीजन जो है हमारा पार्ट नहीं है। इसके अलावा हमारे जो 5 ग्लोबल कॉमन्स है, जो ग्लोबल कॉमन्स कौन होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्स डोमेन्स या ऐसे एरियाज जो किसी भी एक स्टेट के अंडर नहीं आते, मतलब ये ग्लोबल कॉमन है, मतलब ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। वो किसी एक स्टेट या किसी एक जुरिडिक्शन का पार्ट नहीं है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ ये बताता है कि जो 4 ग्लोबल कॉमन्स नेमली हैं वो हमारे हाई सीज, एटमोस्फेयर, एंटार्क्टिका, नॉट आर्टिक, इट इज एंटार्क्टिक, नॉट आर्टिक, इट इज एंटार्क्टिक, देन आउटर स्पेस। ये 4 ग्लोबल कॉमन्स और आर्टिक रीजन ग्लोबल कॉमन नहीं है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल यानी कि हमारे वेपन्स पे कंट्रोल करना है, इट मीन टू बिल्ड द सिक्योरिटी डिलेमा। तो इसमें से आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं और 2 गलत, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल कोड्स हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो आपको बताना है इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो ये पहले तो सिक्योरिटी डिलेमा से आर्म्स कंट्रोल का लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। देन इट इज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, यस, आर्म्स कंट्रोल करना मतलब अपने आर्म्स को रिड्यूस कर रहे हो, वेपन्स कम कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हो सकता है बी। देन या बढ़ा भी रहे हो तो भी आर्म्स कंट्रोल करना मतलब होता है कि आपको आर्म्स कंट्रोल कर रहे हो, मतलब डिक्रीज कर रहे हो या आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। इट इज टेक अ पीस विदाउट वेपन स्टांस। तो आपको क्या आर्म्स कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपको मतलब पीस आ जाएगा, समाज में शांति आ जाएगी बिना वेपन्स का यूज करे, तो ऐसा नहीं है। तो सी गलत। देन डी, इट एम्स एट म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन पार्टनर्स एंड ओवर स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जब आप अपने वेपन्स को कम कर लोगे, उसका स्टोरेज कम कर लोगे, या आप उसको बनाना कम कर दोगे, या अगर आपके पास वेपन्स है भी तो आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, ये सब होता है आर्म्स कंट्रोल। तो जब ये सब होगा तो ऑब्वियसली आपके में स्टेबिलिटी आ जाएगी, म्यूचुअल सिक्योरिटी डेवलप होगी कि अच्छा ये भी यूज नहीं कर रहा तो मैं भी यूज नहीं करूंगा, चाहे वेपन्स है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करते हैं। तो डी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा सही। सो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। और आर्म्स कंट्रोल की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, जब कोई भी कंट्री रिस्ट्रिक्ट करती है अपना डेवलपमेंट, अपना प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग मतलब उसको स्टोर करके रखना, प्रोलिफरेशन यूज करना, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूसेज को, तो उसका मतलब होता है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल की वजह से स्टेबिलिटी आती है और डेंजरस ऑफेंसिव डोमिनेंट वेपन्स जो हैं वो स्पेशली उसको हम लिमिट कर पाते हैं, वाइल ब्लॉस्टरिंग डेटरेंस का यूज कर पाते हैं बाय अलाउइंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस डोमिनेंट वेपन्स। और हम ऐसे वेपन्स को एक्वायर करते हैं, ऐसे वेपन्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं जिससे क्या होता है कि जो ऐसे वेपन्स है जो डिफेंस डोमिनेंट हो, मतलब हमें डिफेंड करने में काम है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन हाँ हमारे पास वेपन्स है तो हम पे कोई अटैक करने की जरूरत भी नहीं करेगा, ठीक है, जरूरत भी नहीं करेगा, सॉरी। देन विच वन ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको ऑप्शन दिख गया गलती से, कोई नहीं। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा तो रियलिज्म स्टेट से रिलेटेड, ग्लोबलिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स, नहीं, दोनों ही आते हैं, ग्लोबलिज्म में ऐसा नहीं है। रियलिज्म स्टेट एक्टर्स होते हैं, डिपेंडेंसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से बेसिस होता है, फेमिनिज्म जेंडर से रिलेटेड होता है। तो ग्लोबलिज्म एक ऐसा आइडिया है दैट ऑल पीपल मैटर्स। ग्लोबलिज्म क्या कहता है कि सारे लोग मैटर करते हैं, चाहे वो नॉन स्टेट हो, स्टेट एक्टर्स हो, लोग हो, उनकी यूनिवर्सल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, एवरीथिंग मैटर्स। एंड वर्ल्ड सिटीजन्स बिलीव इन सिविक ग्लोबलिज्म। सिविक यानी कि सिविल सोसाइटी जैसे होता है, सिविक ग्लोबलिज्म, सिटीजन्स का ग्लोबलिज्म, वो सिविक वर्ल्ड के जो सिटीजन है वो सिविक ग्लोबलिज्म में मानते हैं, दैट बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली, सोचो ग्लोबली लेकिन काम करो अपने देश के लिए, लोकली, दे कैन अफेक्ट पॉजिटिव चेंज अक्रॉस ऑल बैरियर्स। तो इससे क्या होगा, समाज में पॉजिटिव चेंज आएगा, मतलब सबके लिए सोचो लेकिन एक्ट अपने देश के लिए पहले करो,
सो दैट्स, और फेमिनिज्म का तो ऑब्वियसली जेंडर डायरेक्ट रिलेशन है। रियलिज्म भी स्टेट एक्टर्स को प्रोमिनेंट मानता है, स्टेट एक्टर्स को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, ठीक है, तो स्टेट एक्टर्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है। डिपेंडेंसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, जब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हाई हो जाता है किसी कंट्री की तरफ तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, तो डिपेंडेंसी आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंस को दर्शाता है, तो ये सारा सही। ग्लोबलिज्म में सारे एक्टर्स आते हैं, सिर्फ नॉन स्टेट नहीं, तो ये गलत था। देन आपका आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स, वेरी इजी। फ्रेंच ऑफ द अर्थ आपको पता है फ्रांस फैनन की है, तो ये सामने सामने लिखा हुआ है, तो ये सही है। मिस मैच पूछा है कि इसमें से कौन सा मैचिंग नहीं है। और वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंगर की है, जिसको नहीं पता याद रख लेना, वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंगर। इम्पल्जन, इम्पल्जन है या फिर यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, इम्पल्जन ऑफ कैपिटलिज्म समीर आमिन, ठीक है, एंड देन न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म जूलियस नायरे। तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता होगा घाना की एक प्रेसिडेंट थे क्वामे निक्रुमा, क्वामे निक्रुमा ने ये बुक लिखी थी न्यू कॉलोनिज्म, और इससे पहले हम जितने भी चैप्टर्स अभी करें पॉल थ्योरी WPT, उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन था, उसमें लेनिन की बुक पूछी गई थी, अगर आपको याद होगा। अब आपको कमेंट में बताना है मैंने लेनिन की कौन सी बुक बताई थी जो इससे थोड़ी मिलती जुलती है, ठीक है। सो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है, ये जूलियस नायर की नहीं है, क्वामे निक्रुमा की है। मैं आपको स्पेलिंग भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, ये लिखा क्वामे निक्रुमा, जो कि घाना के प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने ये बुक लिखी थी। अब आ जाते हैं 2019 दिसंबर के क्वेश्चंस पे कि इनमें से कौन सा वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से वायलेंट है वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ISIS ऑब्वियसली वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बोको हराम वायलेंट है, हिजबुल्लाह वायलेंट है, ये है पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन वायलेंट है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो सबसे पहली बार 1964 में बना था ड्यूरिंग समिट इन कायरो इजिप्ट। और ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल क्या था कि हमें क्या करना है, PLO का मेजर गोल यूनाइट करना है अरब ग्रुप्स को और एक लिबरेटेड पैलेस्टीन बनाना है, कहाँ, इसराइल में, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देन विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गेव फॉर द फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट्स ऑन, यहाँ पे ये ऑन नीचे आ गया गलती से, ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू द कंट्रीज। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसने सबसे पहली बार लीगली बाइंडिंग टारगेट्स बनाए थे और बोला था कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ठीक है, उसको कम करना है, और ये फर्स्ट भी था और ओनली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है अभी तक का जो पूरे वर्ल्ड पे लागू किया गया, ओनली एग्रीमेंट, वो आपको पता ही है, आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997। और कौन सा कन्वेंशन था आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंडर ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये वर्ल्ड का ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। फिर 2019 के कॉन्टेक्स्ट से जो लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कौन था, तो यूके था इंडिया में सबसे लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर। तो अब ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा ऑब्वियसली, पर ये 2019 में इसलिए आया है क्योंकि 2017-18 में ये काफी करंट अफेयर्स में चल रहा था, तो इसलिए ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो हमें इससे पता चलता है कि हमें CAB प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किसने कहा था कि जहाँ पे कूटनीति खत्म होती है, डिप्लोमेसी खत्म होती है, वहां पे वॉर शुरू हो जाता है, तो ये किसकी स्टेटमेंट है, जहाँ पे डिप्लोमेसी खत्म होती है वहां वॉर शुरू होता है, वो है एडोल्फ हिटलर की स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद रखनी है। अब आपने दो वर्ड बहुत बारी सुनोगे, जस्ट इन बेलो एंड जस्ट एट बेलम, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जस्ट इन बेलो का क्या मतलब, और जस्ट एट बेलम में हमने आई गेस पॉल थ्योरी में भी ये बहुत बार ये क्वेश्चन कर रखा है ना। तो जस्ट इन बेलो का मतलब है यहाँ पे जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर, कि जो वॉर है वो सही तरीके से लड़ा जाए, और जस्ट एट बेलम का मतलब होता है कि जस्ट रिकोर्स टू वॉर, जो यानी कि प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है वॉर का, वो जस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जस्ट इन बेलो, ठीक है, इज द लॉ दैट गवर्न्स द वे इन विच वॉरफेयर इज कंडक्टेड, कि वॉर जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में लिखा हुआ है। IHL जिसको हम बोलते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है, और ताकि जो लड़ाई के दौरान सफरिंग्स कम हो लोगों को, ठीक है, उनको ज्यादा प्रताड़ना ना सहनी पड़े, एक इंडिपेंडेंट है फ्रॉम क्वेश्चंस अबाउट द जस्टिफिकेशन और रीजंस फॉर वॉर, और इट्स प्रिवेंशन कवर्ड बाय जस्ट एट बेलम। तो जस्ट एट बेलो का भी मैंने मतलब बता दिया था, और जस्ट इन बेलो का भी मतलब मैंने बता दिया। देन द टर्म फ्लाइंग बीज, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया भी था पिछली बार भी, कि फ्लाइंग बीज किससे रिलेटेड है, तो फ्लाइंग बीज हमारा है आसियान से रिलेटेड।
और आसियान को फ्लाइंग बीच क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या फैक्ट्स है, ये आपको आईआर के करंट अफेयर्स की वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी, ठीक, सॉरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें आपको ये दिख जाएगा। और उसमें कम से कम 10-15 करंट अफेयर्स कराए भी थे, तो वहां से आप देख सकते हो। Then India was re-elected on the executive board of which of the following UN bodies in 2017? तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया था 2017 में। अब देखो ये 2019 का क्वेश्चन है और इसमें इसका करंट अफेयर कहाँ से आया, 2 साल पुराना, 2017 से आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है कि 2017 में जो इंडिया था वो री इलेक्ट हुआ था, किसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बना था। तो बेसिकली आपको यूएन से रिलेटेड अगर इंडिया में कोई नए बदलाव हुए हैं 1-2 साल में, तो वो भी आपको पढ़ने चाहिए आईआर के परस्पेक्टिव से। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को का 2017 में इंडिया री इलेक्ट हुआ था एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन 9 नवंबर 2017। बहुत छोटा सा फैक्ट है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा होगा ये उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल पहले का करंट अफेयर कौन ही देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्ड टू ब्रेक्सिट। तो जो ब्रेक्सिट है, ब्रेक्सिट का मतलब आपको पता है कि ब्रिटेन का एग्जिट, तो मतलब कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर रहा है। ब्रिटेन कहाँ से एग्जिट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा है, तो ब्रेक्सिट बोला गया। तो ब्रेक्सिट इज रिफर्स टू यूके लिविंग द ईयू। एसोसिएशन विद ईयू हैज इनकर्ड ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर। और क्योंकि क्या हुआ था कि जब से यूके ईयू के साथ जुड़ा था तब से उस पर इकोनॉमिक प्रेशर जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन यूके, जिसकी वजह से यूके में लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो ये दोनों बातें सही हैं। देन जो ब्रेक्सिट का इशू है उसकी वजह से जो पीएम डेविड कैमरून है उसको भी रिजाइन करना पड़ा था। तो ये आज के टाइम के लिए तो इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट रहा था, तो उस करंट अफेयर्स में था कि फिर आपको बात याद होगा ये 2019 का क्वेश्चन है और अगले साल 2020 में, क्योंकि 19 तक बहुत ज्यादा बातें चल रही थी कि ब्रेक्सिट होने वाला है होने वाला है, और 2020 में ब्रेक्सिट हो गया था फाइनली। 2016 से ही चल रहा था इसमें मुद्दा। तो ये है, तो डेविड कैमरून को साइन करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा था इस मुद्दे की वजह से। और डी ऑप्शन ये कहता है कि जो यंग वोटर्स है उन्होंने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट किया था। तो ऐसा कहीं पे भी तो नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन था उस टाइम पे कि हाँ जो यूथ है वो ब्रेक्सिट के फेवर में है, पर ऐसा कोई एविडेंस या कोई सर्वे नहीं हुआ था। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सिंपल सा र्यूमर है। तो बाकी 3 तो फैक्चुअल चीजें हैं। तो ए बी सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द नॉट द राइट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया आपका क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि आपको पता है सैमुअल पी हंटिंगटन का बुक भी है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस में क्या लिखा था, इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या ये था कि रिलीजियस क्लैशेस हुए थे, वुड बी अ कोर एरिया ऑफ स्टडी। तो नहीं, यहाँ पे जो क्लैश की बात हो रही है वो रिलीजियस क्लैशेस की बात नहीं हो रही है कि 2 रिलीजन आपस में लड़ पड़े तो सिविलाइजेशन क्लैश करके, ऐसा नहीं था। रिजेक्शन हुआ कल्चरल और पॉलिटिकल इनहेरिटेंस ऑफ द वेस्ट। तो क्या वेस्ट से जो वेस्टर्न जो कल्चर था उसका और जो पॉलिटिकल कल्चर था, क्या उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्या उसकी वजह से क्लैश हुआ था, तो ये भी गलत है। देन मोरल मुद्दों पे, जो नैतिकता के मुद्दे हैं उस पे डिसएग्री कर गए थे लोग। ठीक है, तो नैतिकता के नाम पे पूरा क्लैश हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। देन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है फिर, ऐसा सिविलाइजेशन कन्फ्लिक्ट, ऐसा कन्फ्लिक्ट विड नॉट बी प्राइमरली आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक, यानी कि कोई आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं था या ना ही इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट था, बट एक कल्चरल इनकरेक्ट। क्या था ये, कल्चरल कन्फ्लिक्ट था। तो डी ऑप्शन आपका होगा सही। इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कल्चरल कन्फ्लिक्ट था। और इसलिए क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के इस मुद्दे पे सैमुअल पी हंटिंगटन ने बात की थी। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस था, ऐसा अजम्पशन था कि जो लोग हैं, लोगों का जो कल्चर है और उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो सबसे जो मेन कल्प्रिट है, यानी कि मेन जो मुद्दा है कन्फ्लिक्ट का, वो क्या होता है, कल्चरल आइडेंटिटी को जब आप हार्म करते हो, किसी की रिलीजियस आइडेंटिटी को हार्म करते हो इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो सिविलाइजेशन का क्लैश हुआ उसके बाद एक हाइपोथेसिस के तहत, मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है आपका, अजम्पशन, कि जो अभी सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपने थीसिस में ये हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, argued that the future wars would be fought not between the countries but between the culture। तो मेन आर्ग्यूमेंट इसका क्या था उस थीसिस का, कि जो आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ होंगी वो 2 कंट्रीज के बीच में नहीं होंगी, 2 कल्चर के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। और ए ऑप्शन क्या कह रहा था, रिलीजन। तो रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, दैट्स देयर इज अ डिफरेंस। रिलीजन आपका पर्सनल होता है, कल्चरल आपका पूरा सोसाइटी का होता है, वो आप किसी भी कल्चर से बिलोंग कर सकते हो। 2 पर्सन अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं लेकिन एक कल्चर का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है,
अरेंज द फॉलोइंग यूएन सिस्टम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे आपको पता होगा नमस्ते, नमस्ते बोलने इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है, हम नमस्ते तो हर कोई बोलता है, तो वो हमारे कल्चर का पार्ट है, ना कि हमारे रिलीजन का पार्ट है। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, देन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसको हम मिका भी बोलते हैं, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसको हटा देते, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे आईडीए, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है उससे आया हुआ है, और उसमें भी जो वर्ल्ड बैंक, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था वो आगे चल के वर्ल्ड बैंक बना था, और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये तीनों आते हैं, मिका आता है, एफसी आता है, आईडीए आता है, ठीक है, और एक आईसीएसआईडी भी आता है, जिसका फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है, आईडी से होता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये सारी इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, 4 ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे ये आपका ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है इससे पहले वाला, ठीक है। तो आपको इसका क्रोनोलॉजी लगाना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वर्ल्ड बैंक बना होगा, तभी तो उसके अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी होंगी। तो वर्ल्ड बैंक तो बाद का नाम है, पहले ये बना, तो ये आएगा आपका 1944 में। फिर इसके बाद मिका एकदम आखिरी में बना था, तो 1 यहाँ पे होना चाहिए और 2 आखिरी में होना चाहिए। अब इसका क्रोनोलॉजी चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बना 1944 में, मेगा बना लास्ट में 1988, फिर आपका आईएफसी बना था, और फिर आईडीए बना था। तो एफ पहले आएगा, डी बाद में आएगा। ऑल्दो जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं ई एफ, तो डी पहले आता है और एफ बाद में आता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि एफ डी, आपने किसी की क्या बैंक में क्या करा रखी है, आपने बैंक में एफ डी करा रखी है, तो ये बैंक है, बैंक में आपने क्या करा रखी है, एफ डी, और फिर ताकि आपको किसी से मिगा या मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी हो गई, और ये ट्रिक हो गई याद रखने की। सो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट सही है इनमें से कोई। सो आपको मैं ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, एंड यू कैन नाउ प्रिडिक्ट योर आंसर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स के साथ डील करता है बिटवीन द नेशन, यानी कि ग्लोबल ट्रेड रूल के लिए इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो ओनली, ऑलवेज, ये वाले स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन इस केस में ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अलावा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए तो इकलौता यही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही। क्या 1996 में स्टैब्लिश हुआ था? तो नहीं, 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये गलत। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, तो राइट, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 650 स्टाफ है, ये तो बहुत वेक ऑप्शन दे रखा है हमने, तो स्टाफ कितने किसी को क्या ही पता होंगे, ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, तो ये भी गलत। तो ए और सी हमारा ऑप्शन सही होगा। और इसका अगर हम देखें तो ये देखो 1955 पहला जनवरी को ये स्टैब्लिश हुआ, डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जनेवा जाके स्विट्जरलैंड में है, और ये इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड के साथ डील करता है। इससे पहले हमने पीएलओ पढ़ा था, अब ये पढ़ते हैं आईएलओ, ठीक है। तो आईएलओ क्या है और पीएलओ क्या है, आपको पीएलओ मैंने बता ही दिया था। आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो हमने यूएन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चैप्टर्स और ये सब कराए थे, उसमें भी ये चीजें बताई थी, तो आपको वो वीडियो पक्का से देखना है। और ये कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1946 में आईएलओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था यूएनओ की। यूएनओ कब आया था? 45 में, लेकिन एजेंसी कब बना आईएलओ? 1946 में। इससे पहले जो इंटरनेशनल लेबर यूनियन हुआ करती थी, ठीक है, आईएलयू हुआ करता था, जो कि 1919 में स्टैब्लिश हुआ था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है? 1914 से लेकर 1918, तो यानी कि 1918 के बाद, यानी कि कब? 1919 में इंटरनेशनल लेबर यूनियन बना, एंड इट वाज देन अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। और उस टाइम पे ये लेबर यूनियन लीग ऑफ नेशन का पार्ट हुआ करता था। फिर लीग ऑफ नेशन आगे चल के क्या बनी? यूएनओ बना, यूएन बना 1945 में, और जब 1945 में यूएन आया तो 1946 में कौन आया? इंटरनेशनल आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट? तो रूजवेल्ट जो थे प्रेसिडेंट थे, यू नो वेरी वेल, एंड ऑफ यूएसए, देन दैट इज फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट। आपको पता है इनका पूरा नाम? फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 4 टाइप की फ्रीडम की बात की थी। इनमें से आपको बताना है उनमें से कौन सी फ्रीडम की बात उन्होंने नहीं की। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। रूजवेल्ट ने ये इस तरीके का कोई फ्रीडम नहीं दिया था कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फ्रीडम मिलना चाहिए। स्पीच का, वर्शिप का, फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम ऑफ नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर होना चाहिए। तो चौथा क्या था फिर? चौथा था आपका, एक सेकेंड, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट भी एक आपका फोर्थ वन हो जाएगा। तीन आपको मैंने बता दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट फ्रीडम टू वर्शिप गॉड, सेकेंड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये चौथा, और ये थर्ड ये है, ठीक है। तो ये आपके हो गए चार। और ये 1941 में प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया था, कांग्रेस इंडिया वाली कांग्रेस नहीं, यूएसए वाली कांग्रेस। और इन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लिया था, फॉरेन पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी किसकी है, कि किससे फॉरेन पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी से कौन दूर ले गया यूएसए को, कांग्रेस को? तो वो थे फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट। तो पहले यूएसए में न्यूट्रलिटी की थी, इसको इन्होंने खत्म किया और ये चार फ्रीडम्स वो लेकर आए। तो सबसे इजी क्वेश्चन, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक किसने लिखी है? देखो, फ्रॉम लिखा है और इनके नाम में भी फ्रॉम आ रहा है, सिंपल, ऐसे याद रखना है आपको। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एरिक फ्रॉम, ठीक है, इजी। देन आपको एरिक फ्रॉम ने एक्सप्लोर किया ह्यूमैनिटीज शिफ्टिंग रिलेशनशिप विद द फ्रीडम विद पर्टिकुलर रिगार्ड टू पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स एब्सेंस, कि जब फ्रीडम नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तब कैसे क्या होता है, ठीक है। उन्होंने स्पेशल फोकस किस पे किया था? साइको सोशल कंडीशंस पे, जिसकी वजह से नाजिज्म की शुरुआत हुई। तो नाजिज्म के बढ़ने का क्या कारण था, क्या कॉज था, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, उसके पीछे क्या सोशल कंडीशंस थी, ये सारी बातें इन्होंने एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में की है। किसने? एरिक फ्रॉम ने। यूनेस्को था कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, आपको बताना है। तो जब यूएन बना तभी यूनेस्को भी बना, 1945 में यूनेस्को की शुरुआत हो गई थी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को 1945, 195 मेंबर्स, 8 एसोसिएट मेंबर्स एंड जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। आफ्टर दैट यूएनओ स्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म। और चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या रीजन है कि नहीं? तो ऑब्वियसली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि यूएनओ लीग ऑफ नेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और लीग ऑफ नेशन उसको रोक नहीं पाया, तो इसलिए यूएनओ बनाया गया था, किसके लिए? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। सो यूएनओ वाज established on 24 October 1945 because to establish world peace and security, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है जिसको ये बोला गया है कि यूएनओ क्यों, कब बना और क्यों बना था? क्योंकि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी लाने के लिए। तो ये किसका रिलेशनशिप बन रहा है? तो दैट्स द करेक्ट आंसर, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब तो ये अजर्शन रीजनिंग बंद हो गए हैं, पिछले एक साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर फिर से आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये चार ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन जब वो होता है तो इकोनॉमी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीयकरण, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन इकोनॉमी का, हमारी वेल्थ का, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर लेवल पे जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी डेवलप होती है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का राइज होता है, ठीक है, ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैरोकियल कल्चर, नो, पैरोकियल कल्चर क्या होता है? पैरोकियल कल्चर जिसमें कोई भी एक्टिव नहीं है, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते, जो सिर्फ अपना काम अपने तक देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, ठीक है, उनको पता भी नहीं होता, दे आर नॉट इवन अवेयर कि कोई गवर्नमेंट है कि भी नहीं, ठीक है। तो एक पैरोकियल कल्चर होता है ना, जो एल्मेन एंड वर्बा का तो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो ग्लोबलाइजेशन तो इसका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पैरोकियल कल्चर की बात नहीं करता, ग्लोबलाइजेशन पार्टिसिपेंट कल्चर की बात करता है अगर देखा जाए। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है आपकी कन्वेंशन और एक तरफ आपका ईयर। वेरी डिफिकल्ट टू क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि कौन सी चीज कब हुई थी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन एक साथ दिख जाए और आप जूम करके देख भी सकते हो। ये आपके सामने ये पूरा टेबल है, जो नेक्स्ट 2 पेज पे स्प्लिट हो गया ये। सो ये आपके कन्वेंशंस लिखी हुई हैं और
टोक्यो से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कन्वेंशन जो मॉन्ट्रियल में हुई थी, नॉट मॉन्ट्रियल, देन टेररिस्ट बॉम्बिंग से रिलेटेड, और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड हुई थी। तो ये आपको चाहे ईयर ना पता हो, पर एटलीस्ट क्रोनोलॉजी आप याद कर सकते हो कि पहले कौन सी हुई फिर कौन सी हुई, और उस हिसाब से उसको डेट में रख सकते हो। तो सीधा हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका आंसर, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, एक सेकेंड। सो देखो, कन्वेंशन ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट टोक्यो, ठीक है। अभी देखो इसके जो ऑप्शन थे ना, चारों एक साथ लिखे हुए थे, बस ये जो ईयर थे वो आगे पीछे लिखे हुए थे। बस अगर हम ईयर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते, काउंटिंग तो सबको आती है कि 63 पहले आता है, फिर 71, फिर 97, 99, तो इसको काउंटिंग तो आपको आती है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है, जो सबसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में सेट होता है, और उसको बस हमें ABCD होता है या तो उसका आंसर, या फिर उसके ईयर हम ऐसे लगाते हैं। तो बहुत बार मेरे जो क्वेश्चन है वो इस ट्रिक से भी ठीक हुए हैं, कि जब कभी बहुत ही डिफिकल्ट आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट ABCD का कोई ऑप्शन हो या ईयर आप खुद से असेंडिंग में लगा के उसको ठीक भी कर सकते हो। तो कन्वेंशन हुई थी सबसे पहले टोक्यो वाली, जो कि बोर्ड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, देन सिविल एविएशन से रिलेटेड हुई थी, देन टेररिस्ट बॉम्बिंग हुई थी, फिर बॉम्ब जब गिराया गया तो सारे फाइनेंसेस खराब हो गए, और जो टेररिस्ट बॉम्बिंग हुई, जब टेररिस्ट पे बॉम्ब गिराया गया तो जो टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंसेस थे वो सारे खराब हो गए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की, कि पहले टेररिस्ट बॉम्बिंग होती है और फिर उसके फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं। बाकी ईयर है नॉट इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट ईयर, बस आप याद रखो कि टोक्यो वाला आएगा पहले, फिर मॉनिटर वाला आएगा TM, ठीक है। फिर ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन सी आई फिर कौन सी। तो सबसे पहले G7 बना था, ऑब्वियसली G7 के बाद G20 बनेगा, तो G7 आया, फिर G20 आया, फिर आपका इप्सा आया, और फिर लास्ट में आपका ब्रिक्स आएगा, ठीक है। इसमें आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि ब्रिक्स जो था हमारा 2001 में बना था, पर यहाँ पे ब्रिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, जो 2014 में बना है, इसलिए लास्ट में आएगा। अदरवाइज अगर हम इसको इससे पहले रख सकते हैं, इप्सा ब्रिक्स के बाद बना था, पहले ब्रिक्स बना था उसके बाद इप्सा बना था, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था, तो इसलिए इप्सा पहले आएगा। तो इसका एक बार हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। ओके, तो G7 1975 में, G20 हमारा 1999, 9999, G20 ऐसे याद रखो। मैंने इसको ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की, कि 99920 से आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 19 है, ठीक है, तो 19 के बाद क्या आता है 20, तो 1999 में ये और G20 आया, फिर 75 में देखो G7 है, तो वो उसका जो ईयर है वो भी 7 है। तो ऐसे आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। और इप्सा जो है 2003 का है, और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक आपका 2014 का है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने अभी बताई ही। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद कर ले तो ब्रिक्स जो टर्म है, जो कि मतलब जो कंट्री से मिलके बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनसे मिलके ये ब्रिक्स बना है। और ये टर्म किसने बनाया था? गोल्डमैन सच ने। तो वो सच सच बोलते थे, और उन्होंने सब कुछ सच सच उनके पहला वर्ड से बना दिया था, ठीक है। और उस टाइम पे जब ब्रिक बना था तो ये ब्रिक था, बस एस बाद में जुड़ा जब साउथ अफ्रीका जुड़ा, ठीक है। तो पहले सिर्फ ब्रिक था जब ये टर्म इन्होंने बनाया था। और जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है, शंघाई, चाइना में। और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था ब्रिक्स से। अब बात करते हैं IBSA। ये है आपका ब्रिक्स के बाद बना था इंडिया, I से इंडिया, B से ब्राजील, और SA से हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों मिलके ये क्या है, एक डायलॉग फोरम बनाया था इन्होंने 2003 में, ठीक है। एक टाइप इसको हम बोल सकते हैं डायलॉग फोरम की जगह ट्राइलेटरल फोरम, क्योंकि ट्राई मतलब क्या है, 3 कंट्रीज है ना इसमें, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक्स में भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसका मेन इनिशिएटिव था साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए बनाया गया था। और इसके जो करंट चेयर है, यानी कि करंट जो इप्सा को चेयर कर रहा है, वो है हमारा इंडिया। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बच्चे सोचेंगे अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल, सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा और 1997 में टिक करके आ जाएंगे, आगे पढ़ा ही नहीं कि इन्फोर्स क्या पूछ रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, दैट्स ट्रू, लेकिन इन्फोर्स कब हुआ था? तो वो इन्फोर्स यानी कि इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कब हुआ? ठीक है, 2005 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो वैसे ही बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते जाते क्वेश्चन भी इसी वजह से गलत होते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो
और कॉन्फिडेंस में ठीक करके आ जाते हैं। तो 11 दिसंबर 1997 और एंटर इनटू फोर्स ऑन 2005। अभी हमने पढ़ा भी था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइंट एज अ मेंबर ऑफ UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर इंडिया कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2019 में बना था, फॉर दैट आई एम श्योर। यहाँ पे आपका आएगा 1 जनवरी, ठीक है, तो न्यू ईयर वाले दिन हमारा HRC बना, ऐसे आप याद कर सकते हो 2019 में, ठीक है। और हम 2019 का ही क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं अभी। तो 1 जनवरी 2019 को ये बना था। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द UN's top human right body on Friday for a period of 3 years beginning 1 January 2019। 3 साल के लिए बनाया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइपो, ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो ये इधर आएगा, मैं आपको इसको ठीक करके बताती हूँ। ये 1 है, ये सेकेंड ऑप्शन ये है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका ये रहा, और इसमें थर्ड ऑप्शन आपका 16 है, ठीक है, ये आपका 16 थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन आपका 15। तो ऐसे आप कर लो, फर्स्ट है 6, सेकेंड ऑप्शन आपका 12, सी तो इसका है, ये सी यहाँ पे आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गई है कन्वर्ट करते टाइम। तो 1 2 थर्ड आपका 16 और फोर्थ आपका 15, ठीक है। इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं वो बताना है। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट, देन ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे सीधा हम अच्छा आंसर पे आ जाते हैं, ये आपको सामने सामने दिख जाएगा, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में कितने मेंबर है? 15। साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी में 16, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स में 12, और ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में 6 मेंबर्स। तो ये आपके मेंबर कंट्रीज हैं जो कि आपको याद रखनी है, या नहीं भी रहे तो इट्स ओके, दोबारा रिपीटेशन के चांसेस कम है। बस आप इतना याद कर सकते हो कि सबसे कम किस में है, तो सबसे कम ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में है, और देखो सबसे कम भी इसी में है और सबसे कम वर्ड्स भी इसी में है, EAC, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे कम इसमें है EAC, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में। उससे थोड़े से ज्यादा इकोनॉमिक कम्युनिटी में है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऐसे हो गया, देखो ईस्टर्न अफ्रीका सबसे छोटा, उस ईस्ट अफ्रीका से बड़ा इकोनॉमिक कम्युनिटी, पूरी इकोनॉमी की कम्युनिटी है, किसकी इकोनॉमी की? सेंट्रल अफ्रीका की। तो ये अफ्रीका वाला क्वेश्चन है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो आती है। ईस्ट अफ्रीका सबसे छोटा, फिर सेंट्रल अफ्रीका आ जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका के बाद हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका। तो ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है, ऐसा याद कर सकते हो। अगर ये नंबर याद ना रहे पर एटलीस्ट सबसे ज्यादा मेंबर सबसे कम किस में है, तो पहले ईस्ट में, फिर सेंट्रल में, फिर वेस्ट में, और साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा एक मेंबर एक्स्ट्रा ही। राइट टू डेवलपमेंट के बारे में कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है? राइट टू डेवलपमेंट क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1986। तो ये आपका प्रॉपर फैक्ट है, तो 1986 में ये सही है कि राइट टू डेवलपमेंट जो आया था वो जनरल असेंबली, यूएन की जो जनरल असेंबली है वो 1986 में लेकर आई थी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है एकदम। देन सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ये इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट है। इनएलिएनेबल मतलब कि ऐसा ह्यूमन राइट जिससे आप वंचित नहीं रह सकते, राइट टू डेवलपमेंट सबके पास होगा ही होगा, तो ये भी सही। ये जो 1993 में एक वियना डिक्लेरेशन हुई थी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था, उसमें राइट टू डेवलपमेंट की बात नहीं की गई थी, तो ये गलत है। बात हुई थी, यहाँ पे लिखा था नो, तो अगर यहाँ पे नो ना लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, तो यहाँ पे नो लिखा था, तो ये सही है कि हाँ 1993 में वियना डिक्लेरेशन में राइट टू डेवलपमेंट की बात हुई थी कि राइट टू डेवलपमेंट मिलना चाहिए, तो ये सही होता, लेकिन अभी यहाँ पे नो था, तो ये आपको याद रखो। फिर 1990 में द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट एस्टैब्लिश अ वर्किंग ग्रुप टू मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस, और फिर एक कमीशन बनाई गई थी कि इसकी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए 1990 में, तो ये गलत फैक्ट लिखा हुआ है। तो आपके दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 की राइट टू डेवलपमेंट 1986 में आया था और ये एक इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट है। सो 2020 के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, चाहे हमें 1 घंटा लगा पर हमने सारे क्वेश्चन बहुत शिद्दत से अच्छे से करे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम 2020 जो कोविड बैच है वो स्टार्ट करेंगे अपना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाती रहूं और हम 2025 तक सारे IR के क्वेश्चन अभी तक खत्म कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। TC एंड बाय बाय, टेक केयर।